हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल कुरैशी। दोस्तों, आने वाले 15 और 16 को आपका भी जो है यूपी ट्रिपल पेट का एग्जाम है। दोस्तों, ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो है पूरा का पूरा संविधान कवर किया है। जी हाँ दोस्तों, संविधान से रिलेटेड कोई भी एग्जाम अगर आपके जो है क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर इस वीडियो से कन्फर्म हो जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बस उससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए फट से हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेते हैं। तो बात करते हैं हम भारतीय संविधान की। तो हम यहाँ से अपना शुरू करते हैं। आज भारतीय संविधान महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं, काफ़ी मैंने इसको शॉर्ट में बनाने की कोशिश की है, फिर भी ये काफ़ी बड़ा खिंच गया है। तो एक एक पॉइंट देखते जाइए, परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम पहले देखते हैं कि भारतीय संविधान किस प्रकार से बना। तो भारतीय संविधान बनने का जो मुख्य रूप था, कौन कौन से थे, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इस अधिनियम में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण क्या था, द्वैध शासन का प्रारंभ व प्रांतीय और केंद्रीय विषयों का बंटवारा। द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था यहाँ पे, भारत सरकार अधिनियम 1919। फिर हम आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें देख सकते सबसे पहले प्रांतीय स्वायत्तता और द्वैध शासन की समाप्ति, मतलब जो प्रांत उस समय होते थे उनको जो काफ़ी कुछ छूट दी गई। उसके बाद जो द्वैध शासन था उसे समाप्त कर दिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगर प्रश्न आ सकता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन की समाप्ति हुई थी, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसकी समाप्ति हुई थी। इसमें और क्या हुआ था, काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना व 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था। काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना व 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था। अगला था रिजर्व बैंक की स्थापना व पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार। आगे चलते हैं, हम अगला देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1947। ये भी एक महत्वपूर्ण है, यहीं से भारतीय संविधान की नींव पड़ती है। तो देखिए 4 जुलाई 1947 को इंग्लैंड की संसद से भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ था, जिसमें भारत को स्वतंत्र करने हेतु नियम पारित हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत को 2 अधिराज्यों में, भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ था। इस अधिनियम में ये महत्वपूर्ण विषय लिखा हुआ था। फिर भारत सचिव का पद, जो उस समय भारत सचिव का पद होता था इंग्लैंड की तरफ से, उसे समाप्त कर दिया गया। इंडिया ऑफिस की समाप्ति की गई। 15 अगस्त 1947 भारत ब्रिटिश दासता से मुक्त हुआ, मतलब 15 अगस्त 1947 को भारत मध्य रात्रि में आज़ाद हुआ। अब यहाँ से पढ़ते हैं भारतीय संविधान का निर्माण। स्वराज विधेयक 1895 में सर्वप्रथम संविधान के दर्शन हुए थे। अगर प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की जो है सबसे पहले नींव कहाँ पड़ी हुई थी, तो स्वराज विधेयक 1895 में इसकी जो है छोटी सी झलक देखने को मिली थी। अगला प्रश्न है 6 दिसंबर 1946 से इसका कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, 6 दिसंबर 1946 से संविधान सभा ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु कार्य प्रारंभ किया। संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे संविधान निर्माण में, और संविधान निर्माण 3 चरणों में है। ये तो आम प्रश्न है, सबको पता होता है, आता नहीं है फिलहाल कभी ये। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, और संविधान सभा के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से इसे संविधान में शामिल कर लिया गया था। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगर दिवस, कई सारे दिवस आएंगे, इस पेट परीक्षा में महत्वपूर्ण दिवस हो जाते हैं, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई, जो एनडीए सरकार है इसके कार्यकाल में हुई।
इसी दिन भीमराव जी का 125वां जन्मदिन था। उन्हीं के 125वें जन्मदिन पर संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 26 नवंबर 1950 को संविधान पूरे देश में लागू हो गया। ठीक, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन चुका था, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां पूछ लेते हैं। जैसे कुल 8 बड़ी समितियां थी और अन्य सभी छोटी समितियां थी। 8 जो बड़ी महत्वपूर्ण समितियां थी, तो हम यहाँ पे महत्वपूर्ण समितियों को जो है लिखने का प्रयास किए हैं, ताकि कम समय में आप ज़्यादा जानकारी लें। वो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो आने के चांसेस ज़्यादा हैं, बस उन्हीं को हम जो है लिखने के प्रयास किए हैं। सबसे पहला जो है मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, ये भी आता है प्रश्न में, कई बार आ चुका है और इस बार भी आने की संभावना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति जो अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर जी थे, ये तो सबको पता है। प्रारूप समिति के भीमराव जी अंबेडकर। मौलिक अधिकार व उप समिति, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, ये यहाँ पे देखिए सरदार वल्लभ भाई तो पटेल है ही हैं, लेकिन बताए थे कुछ उप समितियाँ जो छोटी समितियाँ बनी थी, मुख्य रूप से वही थी। तो मौलिक अधिकार व उप समिति से कौन थे? JB कृपलानी। मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रक्रिया नियम समिति व संचालन समिति में कौन थे? अगला पॉइंट हमारा है प्रक्रिया नियम समिति व संचालन समिति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी महत्वपूर्ण है। ये संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष ये भी पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ से हमारा मुख्य जो विषय होता है, जो पेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे प्रश्न उठता है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? मतलब उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए कई सारी मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, जैसे लोक प्रभुता पर आधारित संविधान, निर्मित व लिखित व्यापक संविधान, मतलब ये खुद से लिखा गया है, कई सारे देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया गया है। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सर्वाधिक व्यापक संविधान है। अगला है कठोरता व लचीलापन का समन्वय है, मतलब भारतीय संविधान में परिवर्तन करने के लिए कठोरता भी लगती है और बहुत लचीलता भी लगती है। ठीक है, भारतीय संविधान। एकल नागरिकता, मतलब यहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, एकल नागरिकता चलती है, ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। एक राष्ट्रभाषा है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, तो जैसे प्रश्न आता है, भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमारे प्रस्तावना में पहले ही बता दिया जाता है, जो उद्देश्य का रहती है कि हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो ये रहता है। प्रस्तावना भी बहुत महत्वपूर्ण जाती है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हम कम से कम में महत्वपूर्ण बिंदु कवर करना चाह रहे हैं। मौलिक अधिकार, ये मूल अधिकार भी होते हैं हमारे मौलिक अधिकार। ये क्या होते हैं मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार संविधान द्वारा व्यक्ति को दिए गए अधिकार है। ठीक है, संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 30 व 32 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकार आते हैं। ठीक है, मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार आते हैं, तो भाग 3 में, और अनुच्छेद कितने से कितने आते हैं? तो अनुच्छेद 12 से लेके 30 तक आते हैं। ठीक है, इन अधिकारों के लिए व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय, मतलब उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इनके ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इनके लिए डायरेक्ट व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिवर्तनीय है, मतलब दिए हैं, और इनके संरक्षक भी हैं। मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। जो हमारा मूल संविधान था, जो पहले उसके बाद संशोधन हुआ, अब कितने बचे? 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। ठीक, इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है।
44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 को संपत्ति अधिकार समाप्त किया। मूल अधिकारों से इसे मतलब हटा दिया गया और क्या बना दिया गया, एक कानूनी विधिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक, तो इतने इसमें कुल कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, कानून के, ये देखिए ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। अस्पृश्यता का निषेध, अस्पृश्यता का निषेध मतलब छुआछूत का निषेध अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब भारतीयों को अपने विचार और बोलने की स्वतंत्रता किस अंतर्गत मिलती है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मिलती है। फिर अगला हमारा प्रश्न आ जाता है कि बालात श्रम का निषेध मतलब बच्चों से जो है श्रम ना लिया जाए तो निषेध है, तो उस कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 23 के अंदर। बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण तो किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता है। धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28। इसमें विभिन्न तरीके के धर्म की स्वतंत्रता जैसे उपासना की स्वतंत्रता, शिक्षा ग्रहण की स्वतंत्रता, धर्म का प्रसार करने की स्वतंत्रता, तो कई सारी स्वतंत्रताएं हुए हैं। उसके बाद हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। इसे अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा भी कहते हैं। किसने कहा था, अम्बेडकर जी, जो भी प्रारूप की समिति के अध्यक्ष थे उन्होंने ये कहा था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, कई बार आते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, तो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। मौलिक अधिकार के बाद हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। तो मौलिक कर्तव्य किसके अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य आते हैं। ठीक है, कई सारे मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 को जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 को जोड़ा गया। पहले कुल मूल कर्तव्य थे, पहले मूल कर्तव्य थे 10, वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, 11। तो ठीक है, मूल कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य जो थे 10 थे और वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। जो भी मूल कर्तव्य है मुख्य रूप से देख लीजिए क्या क्या आता है। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो ठीक है, एक बार बस आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है ही है, बस इसमें से ये प्रश्न आएगा इसमें से कौन सा मूल कर्तव्य है। तो देखिए मूल हमारे कर्तव्य क्या हैं, जो अच्छी बातें बस वही हमारे मूल कर्तव्य होते हैं जो एक भारतीय नागरिक के लिए और देश के हित के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का आदर व सम्मान, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा, समरसता व भाईचारे की भावना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार, पर्यावरण, वन, झील, वन्य जीव पर दया। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, हिंसा से दूरी। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करता। तो ये जो लास्ट वाला है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये जो है बाद को जोड़ा गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे DPSP कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किस भाग में और अनुच्छेद कितने से कितने तक आते हैं। ठीक है, तो संविधान के भाग 4 में ये है और अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। इन तत्वों का मुख्य जो है कार्य क्या है, शामिल करना कि जो राज्य सरकार होती है वो लोगों के हित में जो है कानून और योजनाएं बनाए। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है, राज्य के आदर्शों का कार्य
प्रणाली। ग्राम पंचायतों का गठन महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 41। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43। पोषाहार सुधार अनुच्छेद 47। कृषि व पशुपालन अनुच्छेद 48। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति, ये आ सकता है क्योंकि इस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आती है। और तुरंत पॉइंट पे आते हैं, हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं अपना। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आते हैं। योग्यताएं, भारत का नागरिक, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीदवारी के लिए 50 प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक के लिए आवश्यक है। पहले ऐसा कोई महत्वपूर्ण होता नहीं था, लेकिन निर्वाचन आयोग ने देखा कि कई सारे लोग जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने लगे। कुछ लोग के पास तो कुछ भी नहीं होता था, वो भी लड़ने लगते थे। तो उम्मीदवारी के लिए जो है क्या है, उम्मीदवारी 50 सदस्य प्रस्तावक चाहिए और 50 सदस्य अनुमोदक के लिए चाहिए। ठीक है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सभी को पता है। निर्वाचन कैसे होता है, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा इनको जो है चुनाव करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, इनकी आय इनकम कितनी होती है, 5 लाख रुपए होती है। संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश की शक्ति इनके पास है। ठीक है, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत मृत्युदंड क्षमादान की शक्ति होती है। महाभियोग से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति को उनके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो महाभियोग लाकर जो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है उसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उसके पद से। ठीक है, कार्यकाल से पहले ही। राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च के पद जैसे सभी राज्यों के राज्यपाल, न्यायालयों के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष आदि सबको ये क्या करता है, नियुक्त करता है। जैसे प्रश्न आ जाता है राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति। महालेखा नियंत्रक को कौन नियुक्त करता है, अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति। कायक को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के जो है अध्यक्ष होते, वो न्यायाधीश होते हैं, उनको कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति। ये सारे कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि किन्हें कौन नियुक्त करता है। धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति के, अगर धन विधेयक आप प्रस्ताव पारित कराना चाहते हैं तो उसके लिए राष्ट्रपति की पहले ही पूर्वानुमति लेना बहुत आवश्यक है। ये एकमात्र विधेयक होता है, ठीक है, धन विधेयक, जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व मतलब पहले से ही अनुमति लेना महत्वपूर्ण होता है, तब आप जो है लोकसभा राज्यसभा जा सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री। संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का उल्लेख है। ठीक है, जो भी सरकारें चुनाव लड़ती हैं मुख्य रूप से जो है मंत्रिपरिषद के जो प्रधान होता है ज़्यादातर वही प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वही बने। इसमें कभी कभी क्या होता है, राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार पर भी प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे। ठीक है, प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। भाई पूरे देश में हमेशा से कांग्रेस का शासन रहा है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस जो है पद का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अधिकतर लोग जो है, या फिर कहिए कि जो है प्रसन्न करने के लिए जो है लोगों को उप प्रधानमंत्री का पद बना दिया जाता है। ठीक है, उप मुख्यमंत्री का भी कोई भारतीय जो है संविधान में कहीं भी पद नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, बात करते हैं हम संसद की, तो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बना होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बना होता है।
राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में कितनी है? 245 है। तो वर्तमान में जो है सदस्यों की संख्या 245 है। राज्यसभा का गठन 6 वर्ष के लिए होता है। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है। ठीक। संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। लोकसभा का गठन वयस्क मतदान द्वारा होता है। ठीक है। चुनाव होते हैं, जो ये आम चुनाव होते हैं प्रधानमंत्री जी वाले, ठीक है, वही बोलते हैं। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं। परिसीमन आयोग लोकसभा राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित करता है। परिसीमन आयोग की किस राज्यसभा लोकसभा में राज्यों के कितने कितने प्रतिनिधि जो है भाग लेंगे या फिर शिरकत करेंगे। ठीक है। 61वें संविधान संशोधन 1989 को मतदान आयु, जो मतदान होता था, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई। कब? 61वें संविधान संशोधन में 1989 में। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन बहुमत न होने की दशा में इससे पहले भी भंग किया जा सकता है। ठीक है। शीर्ष लोकसभा सीटों वाले राज्य, महत्वपूर्ण लोकसभा सीट जो है, सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश हैं। यहाँ पे कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र आता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है, फिर बिहार आता है, फिर तमिलनाडु आता है। शीर्ष 5 मतलब मान लीजिए मिलान को आ जाए कि प्रथम द्वितीय कौन सा है, तो ठीक है, प्रथम तो उत्तर प्रदेश ही है, चाहे राज्यसभा सीटों की बात करें आप लोकसभा सीटों की बात करें। संघ शासित राज्यों में दिल्ली 7 सीटों के साथ शीर्ष पर है। संघ शासित जो राज्य होते हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरी हैं, उनमें दिल्ली का जो है सर्वाधिक सीटें हैं। कितनी है? 7 है। भारत की संवैधानिक संस्थाएं पूछ लेता है, तो महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाएं कौन से? तो लोक सेवा आयोग। ठीक है। लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। देखिए, अनुच्छेद जो है महत्वपूर्ण होते हैं, अनुच्छेद पूछे जाते हैं। ठीक है। नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था, जो 5 साल में योजनाओं की समीक्षा करता था। अब जो है इसे समाप्त करके नीति आयोग को बना दिया गया है। इसकी जो है 3 साल में समीक्षा होगी, इसको 12 साल में जो है इनका जो उद्देश्य पूर्ति है वो कितने साल में होगा? 12 साल में होगा। इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, देखिए इसमें कई सारी सूचियाँ आती हैं, जैसे संघ सूची। मान लीजिए प्रश्न उठते हैं कि दे देते हैं आपको कि इसमें से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है, कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है, कौन सा दोनों का विषय है। ठीक है। तो संघ सूची में देखिए महत्वपूर्ण क्या क्या आते हैं? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार बैंक, ठीक है, रेलवे, युद्ध, शांति, समुद्री मार्ग, सेवा कर, लॉटरी, रिजर्व बैंक, बीमा आदि। ठीक है। राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? ठीक है। इनसे इनकी मतलब कमाई होती है, या फिर कह दीजिए कि ये इनके अंडर में है, ये सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय रहते हैं। ठीक है। राज्य सूची में क्या होता है? लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, भूमि, लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, गैस, प्रतिकर आय, मनोरंजन आदि। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न समवर्ती सूची। तो हमारे समवर्ती सूची मतलब राज्य और केंद्र, संघ और केंद्र। केंद्र देखिए संविधान में कहीं भी केंद्र जैसा शब्द नहीं है, वहाँ पे केंद्र को संघ की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। संघ और राज्य, राज्य। समवर्ती सूची जो संघ और राज्य दोनों के अंतर्गत आती है, तो उसमें क्या है? दंड विधि, प्रक्रिया विधि, शिक्षा, वन, विवाह, कारखाने, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण, न्याय, बांट माप, कीमत नियंत्रण, समाचार पत्र, आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं। ठीक है। आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। अब आते हैं पंचायती राज। महत्वपूर्ण पॉइंट होता है पंचायती राज, काफ़ी
पूछा जा रहा है। स्थानीय शासन को पंचायती राज कहते हैं। ये महात्मा गांधी की संकल्पना ग्राम स्वराज का रूप है। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के तहत तीसरी सरकार बनी पंचायती राज। ठीक है। अनुच्छेद 243 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। ठीक है। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 4 स्तरीय व्यवस्था है। ये देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 4 स्तरीय व्यवस्था, बाकी अन्य राज्यों में क्या त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने क्या किया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना का सुझाव दिया था 1956 और 57 में। ये कई समितियाँ ये आ सकती हैं। अशोक मेहता समिति, द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना 1977-78 में। एंग सिंघवी समिति, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने हेतु सुझाव 1986 से 97, 1986 और 87, 97 होगा यहाँ पे, 87 होगा। ठीक है। पीके थुंगन समिति, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। इन्होंने भी सुझाव दिया था कि इस पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, फिर संशोधन करके इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा, पंचायत और न्याय पंचायत 3 स्तरीय होते हैं। प्रथम नगर पालिका का गठन कहाँ हुआ था, चेन्नई में। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 386 संशोधन से संबंधित है। संशोधन की 3 प्रक्रिया हैं, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। प्रमुख संशोधन देखिए कौन कौन से हैं। तो प्रमुख संशोधन, पहला संशोधन 1950 में काहे के लिए आया था, भूमि सुधार है तो संशोधन किया गया था। दूसरा संशोधन 1952 में, किस लिए, लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन के लिए। ठीक है। आते हैं 101वां संविधान संशोधन, तो 2015 में आया था, किसके लिए, जीएसटी में। ठीक है। और भी कई सारे जो है इसमें आए थे, संशोधन हुए थे, लेकिन जीएसटी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 102वां संशोधन 2018, अन्य पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक। 103वां संशोधन 2019 में, काहे का, EWS आरक्षण, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, EWS आरक्षण। ठीक है। एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं पेट हिसाब से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। भारत के अंतःकालीन संसद में कुल 313 सदस्य थे, पहला पॉइंट। ठीक है। भारत को संविधान परिसंघ रूप में वर्णित किया गया है। भारत को संविधान में क्या बोला गया है, परिसंघ। संविधान का प्रारूपण 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी सच्चिदानंद। संविधान बनाते समय स्वतंत्रता, समता और न्याय आदर्श वाक्य शामिल थे। ठीक है। 3 वाक्य कौन कौन से, स्वतंत्रता, समता और न्याय। ठीक है। संविधान में संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ मत द्वारा अपनी सरकार बनाना होता है। भारतीय संविधान में परमादेश, प्रतिषेध, निषेध रिटों की व्यवस्था है। संपत्ति का अधिकार क्या है, विधिक अधिकार है। ग्राम पंचायतों का आयोजन गांधी दर्शन पर आधारित है। ये भी प्रश्न आ जाता है कि ग्राम पंचायतों का आयोजन किसके दर्शन पर आधारित है, तो गांधी दर्शन पर ग्राम पंचायतों का आयोजन आधारित है। अनुच्छेद 39 को भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है। फिर आते हैं समान काम के लिए समान वेतन। समान काम के लिए समान वेतन। समान काम के लिए समान वेतन। ये समान काम के लिए समान वेतन गांधी जी के कौन से नैतिक दर्शन पर आधारित है। नीति निर्देशक सिद्धांत अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। ठीक है। स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल, कितने साल का होता है, 1 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति में पूछ सकता है।
यूएसए के राष्ट्रपति की अवधि, यूएसए के राष्ट्रपति कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के अंतर्गत आती है, ठीक है। वो चाहे तो बहुमत दल के नेता को जो है हटाकर अपनी सम्मति से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष करता है। ताशकंद समझौते पर अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच समझौता हुआ था, ठीक है। ये हस्ताक्षर हुए थे, कौन थे? पाकिस्तान के अयूब खान और भारत के लाल बहादुर शास्त्री। कार्यपालक द्वारा बनाए गए कानून को प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। भारतीय संघ में नए राज्यों की स्वीकृति कौन देता है? संसद देती है। अखिल भारतीय सेवाओं की स्वीकृति कौन? संसद देती है। संसद की वर्तनी क्या है? संसद में महत्वपूर्ण जो है शब्द आते हैं आमुख, स्थगन, भंग करना, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति द्वारा होता है, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। हाउस ऑफ पीपुल्स का नाम लोकसभा 1954 में किया गया। लोकसभा उच्चतम न्यायालय की कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1773 में। कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 में हुई थी। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने कुछ समय के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। तो आ सकता है प्रश्न कि कौन से ऐसे न्यायमूर्ति थे जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए? तो कौन थे? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, ठीक है। सबसे पहले केरल उच्च न्यायालय ने कहा था बंद असंवैधानिक है, जो इमरजेंसी लगाई गई थी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है। तो सबसे पहले किसने कहा था बंद असंवैधानिक है? केरल सरकार ने कहा था। कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। गोलकनाथ मामले में उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को निर्देशक से ऊपर बताया था, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन को मिनी या लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, कि संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन। बावनवां संशोधन दल बदल कानून से संबंधित है, ठीक है। 52वां संशोधन किससे है? दल बदल कानून से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए, ठीक है। तो ये सारे महत्वपूर्ण जो है टॉपिक थे भारतीय संविधान के, जिनको हमने कवर करने का काफ़ी प्रयास किया है, ठीक है। कुछ समय बाद हम जो है आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, जिसके अंतर्गत जो है आपको विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन दिखाई देगा, जो पेट के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि अभी 2 दिन बचे हुए हैं, तो हम जो है 2-4 और कवर करेंगे टॉपिक। तो इनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे 2 दिन एग्ज़ाम है, 2 पालियों में, तो 4 पालियाँ हो गई, तो कहीं ना कहीं इनसे जो है 100% प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है।